हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नीव इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। ये क्लास है साइकोलॉजी की और इस आज साइकोलॉजी की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सीसीई के बारे में। सीसीई टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको हम डिटेल में यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मिशन HPSSC। मिशन HPSSC का अब तक आप सभी को पता लग ही गया होगा कि यहाँ पे क्या डिस्कस होगा। जितने भी एग्ज़ाम आपके HPSSC के अंडर आते हैं, मेनली उन सभी एग्ज़ाम को जो है वो नीव इंस्टीट्यूट टारगेट करता है। और आप सभी जानते हो फिलहाल में जो बैच चलाया जा रहा है वो चलाया जा रहा है HP टेट का। तो उन सभी स्टूडेंट को मैं बता दूं जिन्होंने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है, उन्हें क्या करना है। उन्हें जो वो सिंपली गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ पे जाके नीव इंस्टीट्यूट की जो एप्लीकेशन है उसे सर्च करना है और सर्च करने के बाद इंस्टॉल करना है। जब आप उस एप्लीकेशन को जो है वो इंस्टॉल कर लोगे, उसके बाद मैं यहाँ नंबर लिख रही हूँ 9459802085। इस नंबर पर जो है वो आपको कॉल करनी होगी। जब आप इस नंबर पे कॉल करोगे तो आपको जो है वो बैच में एनरोल कर लिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो बैच स्टार्ट हुआ है इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स अगर मैं बताऊं तो क्या है, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है वो 1 वीक का डेमो फ्री दिया जाएगा। डेली क्लासेस होंगी, वीकली टेस्ट होंगे और डाउट सेशन भी यहाँ पे रखे जाते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आती है वो ये आती है कि ये जो बैच स्टार्ट हुआ है इसका फीस स्ट्रक्चर जो है वो कितना है। अगर मैं इसके फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर रखा गया है 1999, यानी कि आपको 2000 रुपये के अंदर यहाँ पर जो है एक फुल कोर्स फुल बैच जो है वो देखने को मिलेगा। उससे भी ज़्यादा एक और इम्पॉर्टेंट बात है, स्क्रीन पे वो भी आपको दिख रही होगी, 20% डिस्काउंट फॉर BPL स्टूडेंट। जो स्टूडेंट BPL कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए यहाँ पे 20% जो है वो डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो ये सारी बातें होगी हमारे बैच से रिलेटेड और साथ में हमारे जो हमारा ये कोर्स या फिर मैं बोलूँ फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो आज की जो हमारी क्लास है उसे अब हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, यही हमारा आज का टॉपिक है, यानी CCE। CCE की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। कभी एग्जाम में जो है वो इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो समझेंगे कि ये कॉन्टिन्यूस और ये कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन है क्या। तो इसकी जो डेफिनेशन है जो यहाँ बताया गया है वो देखिए, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, यहाँ पे इवेल्युएशन होगा, यानी CCE रेफर टू अ सिस्टम ऑफ स्कूल बेस्ड इवेल्युएशन। ये कैसा हमारे पास सिस्टम है? ये स्कूल बेस्ड इवेल्युएशन सिस्टम है, यानी इवेल्युएशन कहाँ हो रही है? स्कूल में। स्कूल बेस्ड इवेल्युएशन ऑफ द स्टूडेंट दैट कवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट डेवलपमेंट, जिसमें क्या होता है, इवेल्युएट किया जाता है स्टूडेंट के ऑल ओवर द एस्पेक्ट को। ऑल ओवर द एस्पेक्ट का मतलब है उसकी पढ़ाई भी, उसका जो को करिकुलर एक्टिविटी है उसको भी, मतलब ऑल एस्पेक्ट में एक बच्चे की इवेल्युएशन होती है स्कूल में। ठीक है, उसे हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। ये एक तरह का क्या है? सिस्टम है, सिस्टम ऑफ स्कूल बेस्ड इवेल्युएशन। Continuous and comprehensive evaluation is the education system newly introduced by Central Board of Secondary Education in India। किसके द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था? CCE, CBSE के द्वारा। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया। It was made mandatory in national policy on education। और मैंडेटरी यानी मैंडेटरी किसके द्वारा किया गया? ये किया गया था आपकी NPE जो पॉलिसी थी, यानी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। जो हमारे पास पॉलिसी थी उसके अकॉर्डिंग जो था इसको क्या किया गया था? मैंडेटरी किया गया था। To introduce CCE in school as important step of examination reform and
रिफॉर्म एंड फॉर द क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन सिस्टम। क्यों किया गया था? ताकि जो आपका एग्जामिनेशन सिस्टम है, जो आपका उसको जो है वो रिफॉर्म किया जा सके, ठीक है, उसमें इम्प्रूवमेंट की जा सके। इसलिए ये जो कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेलुएशन एक सिस्टम था, स्कूल बेस्ड सिस्टम था, इसे जो है वो मैंडेटरी किया गया और जो स्कूलों में जो था इसको ऐड किया गया। तो ये था आपके पास इंट्रोडक्शन किसका? कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेलुएशन का। नेक्स्ट हम देखते हैं, CCE हैज बीन फॉलोड इन इंडिया फॉर द पास्ट में डिकेड एंड इट इन्वॉल्व 3 टर्म्स। ये बहुत सालों से जो है वो इंडिया में यूज हो रहा है और ये जो है वो क्या है, इसमें 3 टर्म्स हैं, जैसे नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, कॉन्टिन्यूअस, कॉम्प्रिहेंसिव एंड इवेलुएशन। तो कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब है? द कॉन्टिन्यूअस एस्पेक्ट ऑफ CCE implies continuous observation and sport and to children during the teaching learning प्रोसेस। ये कैसी प्रोसेस है? एक सतत प्रोसेस है ये, ठीक है, ये एक सतत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस प्रक्रिया है, ठीक है। क्या करने की? ऑब्जर्व करने की और बच्चे को सपोर्ट करने की ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जब उसका शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया चल रही हो उस टाइम पे उसको सपोर्ट करने की ये क्या है? ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूस असेसमेंट गिव्स क्लू अबाउट चिल्ड्रन लर्निंग गैप्स। जो ये कॉन्टिन्यूस असेसमेंट है, मतलब हम जो जब कॉन्टिन्यूस बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे, कॉन्टिन्यूस उसको जहाँ पे उसको ज़रूरत होगी सपोर्ट जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में करेंगे, तो उससे हमें एज अ टीचर जो है वो क्या पता लगेगा? हमें उनके लर्निंग गैप के बारे में पता लगेगा कि वो कहाँ पे लैग कर रहे हैं, कहाँ पे जो पढ़ने में या पढ़ाने में कहाँ पे जो है वो कमी आ रही है। विच द टीचर प्लान टू एक्ट अपॉन टाइमली टू एनहांस लर्निंग। उसके अकॉर्डिंग जब हमें पता लग गया कि पर्टिकुलर जगह पे जो है या पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो है वो बच्चा जो है वो लैग कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो टीचर जो है वो अपने जो जो टीचिंग मेथड है उसमें चेंज कर सकता है, ठीक है। मतलब टाइमली क्या कर सकता है? लर्निंग बढ़ाने के लिए, एनहांस लर्निंग करने के लिए अपने प्लान्स में क्या कर सकता है? वो चेंज कर सकता है। तो ये एक कैसी प्रोसेस है? एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, जिससे हमें बच्चों के जो लर्निंग गैप्स हैं उनके बारे में पता लगता है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आता है कॉम्प्रीहेंसिव। कॉम्प्रीहेंसिव का क्या मतलब है? एक हमने समझ लिया जो हमारे पास था कॉन्टिन्यूअस, जो हमने यहाँ पे समझ लिया कि कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब है। कॉम्प्रीहेंसिव का क्या मतलब होता है? अब कॉम्प्रीहेंसिव एस्पेक्ट ऑफ CCE implies getting a sense of holistic development of child progress। कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब होता है ऑल ओवर द आस्पेक्ट, ठीक है, मतलब सारे ही आस्पेक्ट को देखना एक तरह से। गेटिंग अ सेंस ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। बच्चे की आपको स्कॉलिस्टिक बिहेवियर के बारे में भी पता होना चाहिए, जो उसकी स्कॉलिस्टिक बिहेवियर है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। इन टर्म को हम जो है वो आगे डिस्कस करेंगे कि स्कॉलिस्टिक क्या होता है, को स्कॉलिस्टिक क्या होता है। ये सारी टर्म्स जो है वो इसी से रिलेटेड है, यानी बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में जो है हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इवेलुएशन। इवेलुएशन का क्या मतलब है? इवेलुएशन इज डिस्क्राइब्ड एज एन एक्ट ऑफ पासिंग जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सेट स्टैंडर्ड। इवेलुएशन का मतलब है जजमेंट करना एक तरह से, ठीक है, जज करना बच्चे को, इवेलुएट करना किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ सेट स्टैंडर्ड। जो हमने एक पर्टिकुलर जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया है, जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, उस बेस पर जो है वो बच्चे को क्या करना? जज करना। कि सेट स्टैंडर्ड से आप समझ सकते हो कि जैसे मान लो टीचर ने जो है वो टेस्ट लिया, टेस्ट था आपके पास 50 मार्क्स का, ठीक है। तो वो जो था वो एक सेट स्टैंडर्ड था, मतलब वो वहाँ पे स्टैंडर्ड जो था वो सेट कर दिया था कि बच्चे को जो है वो इतने मार्क्स लेके आने हैं। 50 में से पर्टिकुलर रेशो थी कि इतने मार्क्स लेके आने हैं, तो वो जो है बच्चा जो है वो उस टेस्ट को पास कर लेगा। तो वो जो स्टैंडर्ड सेट किया था उसको वो पास कर पाया,
वो एक तरह की क्या होगी, जजमेंट होगी। इट इज डिस्क्राइब्ड एज एन एक्ट ऑफ पासिंग जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सेट स्टैंडर्ड। जो हमने ऑब्जेक्टिव जो थे वो सेट किए थे कि पर्टिकुलर क्लास में जो है वो अगर बच्चा थर्ड क्लास में है, फोर्थ क्लास में है, तो थर्ड क्लास में जो वो उसको ये सब चीजें आ जानी चाहिए थी, क्या वो सारी चीजें उसको आ गई, ठीक है। वो है एक तरह की इवेल्युएशन, या वो है एक तरह की जजमेंट कि जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे क्या बच्चा उन पे खरा उतरा है या नहीं। हैंस इट इज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इवेल्युएशन को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। डिसीजन लेते हैं कि हाँ पर्टिकुलर पर्सन ने ये ऑब्जेक्टिव पूरे किए हैं या नहीं किए हैं। ऑफन असेसमेंट एंड इवेल्युएशन आर यूज्ड इंटरचेंजेबली बट देयर इज अ डिफरेंस इन व्हाट दीज इम्प्लाई। कभी कभी जो है वो असेसमेंट और इवेल्युएशन जो है वो इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। उस डिफरेंस को अब हम समझते हैं कि असेसमेंट क्या होती है और जो आपके पास इवेल्युएशन है वो किसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। असेसमेंट क्या होती है, सबसे पहले वो देखिए, अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिव्यूइंग एंड यूजिंग डाटा फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द करंट परफॉर्मेंस। असेसमेंट में क्या होता है, आप असेस करते हो। असेस का मतलब है आप कलेक्ट करते हो डाटा बच्चे के बारे में, ठीक है, और उसके बारे में रिव्यू करते हो, जो आपके बच्चे के बारे में जो डाटा कलेक्ट किया है, और उस डाटा को कलेक्ट करने के बाद उसको यूज करते हो बच्चे की इम्प्रूवमेंट में, ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन द करंट परफॉर्मेंस की एक तरह से मैं बोल सकती हूँ कि फीडबैक लेने के लिए आप जो है वो असेसमेंट करते हो, ठीक है, कि जो है वो पर्टिकुलर क्लास में बच्चे ने कितना समझा। इस तरह से आप इसको ले सकते हो असेसमेंट को। और इवेल्युएशन क्या है, इवेल्युएशन इज डिस्क्राइब्ड एज ऑन द एक्ट ऑफ पासिंग जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सेट स्टैंडर्ड, जो अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई, ठीक है। ये तो है कि एक क्लास में बच्चे ने कितना समझा, ठीक है, मतलब बच्चे को जो हम समझा रहे थे क्या बच्चा वो समझ पाया, उससे हम फीडबैक ले सकते हैं कि जो है जैसे सेकंड पॉइंट है यहाँ पे डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक का मतलब है हम पता कर सकते हैं कि बच्चे को जो है वो कहाँ पे कमी आ रही है, कौन से सब्जेक्ट में जो है वो वीक है। लेकिन इवेल्युएशन क्या है, आपके पास एक पासिंग जजमेंट है, ठीक है, कि थर्ड क्लास में बच्चे को जो हमने स्टैंडर्ड एक ऑब्जेक्टिव सेट करके दिए थे क्या उसको उसने वो पूरे किए, ठीक है। एक जजमेंटल प्रोसेस हो जाती है ये एक, ठीक है। यहाँ पे सेकंड पॉइंट आता है असेसमेंट में डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक का मैंने बताया जैसे पता करना कि बच्चा कहाँ पे डायग्नोज करना, जैसे डॉक्टर पता करता है हमारे अंदर बीमारी का कि कहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, तो इसी तरह से डायग्नोज करना डायग्नोस्टिक, ठीक है। और इवेल्युएशन आपके पास आ जाता है जजमेंटल, ठीक है, एक तरह से क्या करना, जज करना। थर्ड पॉइंट या फिर थर्ड डिफरेंस में बोलूं, यहाँ पे आता है फॉर्मेटिव प्रोसेस ओरिएंटेड। जो असेसमेंट है वो कैसी है, आपके पास फॉर्मेटिव प्रोसेस ओरिएंटेड है। ये फॉर्मेटिव क्या होता है, समेटिव क्या होता है, ये भी हम इसी वीडियो में यहाँ पे कवर करेंगे, तब आपको ज्यादा जो है वो क्लियर होगा। फॉर्मेटिव का अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो फॉर्मेटिव का मतलब है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। फॉर्मेटिव का मतलब आप जैसे यहाँ असेसमेंट जो है वो क्या है, करंट इंप्रूवमेंट कहाँ हो रही है, करंट परफॉर्मेंस में, ठीक है। एक क्लास के बाद जो है वो फीडबैक ली जा रही है, तो वो एक तरह से क्या हो जाती है, आपकी फॉर्मेटिव प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। समेटिव का मतलब होता है एक एंड के बाद, ठीक है, जैसे SA1 SA2 होते हैं आपके, ठीक है, एक पर्टिकुलर एंड के बाद, मतलब एक पर्टिकुलर सेट स्टैंडर्ड किया होता है कि इतना सिलेबस कवर होगा, उसके बाद SA1 होगा, ठीक है। तो वो क्या था, हमने जज किया, तो वो एक तरह की कैसी आपके पास समेटिव हो जाता है, समेटिव प्रोडक्ट ओरिएंटेड हम इसको जो है वो बोलते हैं। फोर्थ आता है यहाँ पे प्रोवाइड फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस एंड एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। ये हमें क्या देती है, असेसमेंट जो है वो फीडबैक प्रोवाइड करती है, ठीक है, कि बच्चे ने जो है वो कैसा परफॉर्म किया एंड एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। और हमें ये भी पता लगता है कि कहाँ पर जो है वो बच्चे को जो है इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, या खुद के जो हमारे टीचिंग जो हमारे लेसन प्लान है या जो हमारे टीचिंग मेथड है उसमें कहाँ पर जो है वो सुधार करने की जो है वो ज़रूरत है। फोर्थ यहाँ पे डिफरेंस आता है इवेल्युएशन में, डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड। इवेल्युएशन में हमें पता लगता है या हम पता करते हैं कि किस एक्सटेंट तक
यानी कहाँ तक जो है वो बच्चे ने उन ऑब्जेक्टिव को जो है वो पूरा किया, ठीक है, कहाँ तक वो ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव्ड हुए, जो एक सेट स्टैंडर्ड था या जो एक हमने जो है वो क्या किया था, ऑब्जेक्टिव जो है वो सेट किए थे। तो ये डिफरेंस हो गया आपके किसके बीच में, असेसमेंट और इवेलुएशन के बीच में। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट जो है वो आपके पास यहाँ पे दिख रहा है 3 टाइप की बताई हुई है, ठीक है। असेसमेंट वैसे 2 टाइप की होती है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है फॉर्मेटिव एंड समेटिव, ये जो 3 टाइप हैं ये फॉर्मेटिव के हैं। तो असेसमेंट कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की, फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग जो है वो क्या होता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब है ये आपका फॉर्मेटिव के अंदर आता है। असेसमेंट कब करते हैं हम, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, यानी जब मान लो क्लास चल रही है और क्लास के बीच में जो है वो टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, फीडबैक ले रहा है बच्चों से, वो क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग है वो, ठीक है। वो कैसे होती है, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन जो है वो होती है, सॉरी। और ये कैसी असेसमेंट कहलाती है आपके पास, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो आपके पास कहलाती है। दूसरा यहाँ पे होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ऑफ लर्निंग का मतलब है आफ्टर द इंस्ट्रक्शन, ठीक है, कि आपका जो है क्लास खत्म होगी या आपका जो है ये एक पर्टिकुलर सेशन खत्म हो गया, ठीक है, उसके बाद जो है वो आपको जो टीचर को फीडबैक मिली आफ्टर द इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये आपका किसके अंडर आता है, ये आता है आपके समेटिव असेसमेंट के अंडर। थर्ड यहाँ पे आता है असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग का क्या मतलब है, स्टूडेंट बिकम अवेयर ऑफ देयर ओन लर्निंग, सेल्फ असेसमेंट, जब बच्चा खुद को असेस करता है, ठीक है, खुद को असेस करने का मतलब है वो खुद को ही जहाँ पे गलती करता है खुद ही सुधारता है या खुद को ही असेस करता है, वो आपके पास कहलाती है असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है। स्टूडेंट बिकम अवेयर ऑफ देयर ओन लर्निंग, सेल्फ असेसमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं सीसी रिप्रेजेंटेड एज। अब आप देखिए सीसी को हमने कैसे पढ़ा, जो कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन थी उसके अंडर जो एक अभी तक हमने पढ़ा वो क्या क्या पढ़ा, एक तरह से आप उसको एक फ्लो चार्ट के हेल्प से देख सकते हो। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव के बारे में हमने पढ़ा, इवेल्युएशन के बारे में भी पढ़ा हमने, इवेल्युएशन को फिर हमने असेसमेंट से भी कंपेयर किया, देखा कि डिफरेंस क्या होता है। मेनली यहाँ हमने कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव के बारे में पढ़ा। कॉन्टिन्यूअस के अंदर हमने लर्निंग के बारे में जाना और असेसमेंट पीरियोडिकली के बारे में। पीरियोडिकली का मतलब है कि असेसमेंट किस तरह से होती है, जो अभी हमने देखा, ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है। ये हो गया आपके पास असेसमेंट पीरियोडिकली। कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर आते हैं आपके 2 पार्ट। जैसे कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ही क्या था, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब था ऑल एस्पेक्ट को देखना, ठीक है, या बच्चे की ऑल एस्पेक्ट की डेवलपमेंट, वो आपके पास क्या कहलाती थी, कॉम्प्रिहेंसिव। तो इसके अंडर आता है आपके पास स्कॉलेस्टिक और को स्कॉलेस्टिक। देखेंगे कि ये स्कॉलेस्टिक क्या होता है और को स्कॉलेस्टिक जो है वो क्या होता है। फिर स्कॉलेस्टिक के अंदर आता है आपका फॉर्मेटिव और समेटिव, ठीक है, स्कॉलिस्टिक के अंदर आता है आपका फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट या फिर इवेल्युएशन। फर्स्ट हम देखते हैं स्कॉलेस्टिक। स्कॉलेस्टिक कौन सा एरिया होता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरिया, जहाँ पे हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, जहाँ पे हम स्टडी की बात करते हैं, जहाँ पे हम किताबों की बात करते हैं, यानी अकेडमिक, ठीक है, अकेडमिक जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये जो आपके पास बुक्स होती हैं, स्कॉलेस्टिक एरिया, सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरिया हम बोल सकते हैं, ठीक है, जैसे फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, ठीक है, जिसमें एजुकेशन की बात की, वो आपका एरिया किस में आ जाता है, स्कॉलेस्टिक में आ जाता है, ठीक है। स्कॉलेस्टिक के अंदर आपका कौन सा आया था आपके पास, फर्स्ट आया था आपके पास फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है, असेसमेंट विच इज कैरिड थ्रू आउट द ईयर बाय द टीचर फॉर्मली एंड इनफॉर्मली, ठीक है।
फॉर्मेटिव असेसमेंट कैसी है, ये आपकी थ्रू आउट द ईयर चलती है, ठीक है। मतलब ये आपकी कैसे चलती है, जैसे आपके FA1 FA2 FA3 होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी थ्रू आउट द ईयर चलती है, बाय द टीचर फॉर्मली और इनफॉर्मली जो है वो असेस किया जाता है। इट इज अ डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल बाय नेचर। कैसी होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक होती है। डायग्नोस्टिक का मतलब मैंने पहले भी बताया कि लर्निंग गैप का पता करना, ठीक है, डायग्नोज करना एक तरह से कि कहाँ पे कमी जो है वो आ रही है, ठीक है। और रेमेडी देना, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो रेमेडी देना। रेमेडी देने का मतलब है कि उसके अकॉर्डिंग जो है, सॉरी